वेलकम ऑल। हम पढ़ रहे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। कल हमने बेसिक कंसेप्ट देखे थे। देखो, हमारा पहला पार्ट है पीएन जंक्शन डायोड, जिसके बारे में हमने जाना है एज रेक्टिफायर। व्हाट इज दिस रेक्टिफिकेशन? सो वी शुड नो दैट द कन्वर्जन ऑफ एसी वोल्टेज टू डीसी वोल्टेज इज कॉल्ड एज रेक्टिफिकेशन। अब हमें पता है प्रोडक्शन के लिए, ट्रांसमिशन के लिए एसी इज सुपेरियर टू डीसी। लॉसेस भी कम है, प्रोडक्शन भी आसानी से हो जाता है। सो हम एसी प्रोड्यूस करते हैं, बट सम डिवाइसेस रिक्वायर डीसी वोल्टेज फॉर देयर वर्किंग। सो ऐसे केस में हम एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेक्टिफिकेशन। वी कैन यूज पीएन जंक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ पीएन जंक्शन फॉर रेक्टिफिकेशन। अब हमें पता है ये जो हमारे एसी की साइकिल होती है वो कुछ तो इस प्रकार की साइकिल होती है। दिस इज मीन वैल्यू। मीन वैल्यू से ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। सो इस प्रकार से ये हमारी जो मीन वैल्यू है उसके ऊपर और नीचे फ्लक्चुएट होता है, इसलिए हम इसे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ठीक है। अब इसमें से सिर्फ हाफ साइकिल, ये अगर मेरा एसी है, सो इस एसी की सिर्फ हाफ साइकिल अगर कन्वर्ट हुई तो इट विल बी कॉल्ड एज हाफ वेव रेक्टिफायर। मतलब क्या? ये जो पार्ट है निगेटिव पार्ट वाला, वो हम रेक्टिफाई नहीं कर रहे, उसे डीसी में कन्वर्ट नहीं कर रहे। सो दिस इज कॉल्ड एज हाफ वेव रेक्टिफायर। वही अगर हर साइकिल अगर कन्वर्ट होती है, या पूरी की पूरी साइकिल, दिस इज वन साइकिल, इस एक साइकिल में से आधा पार्ट रेक्टिफाई हुआ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हाफ वेव रेक्टिफायर। अगेन इस दूसरे साइकिल में से हाफ पार्ट रेक्टिफाई हुआ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हाफ वेव रेक्टिफायर। अब ये पॉजिटिव वाला पार्ट तो हम रेक्टिफाई कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ये निगेटिव वाला जो पार्ट है वो भी यहाँ पर रेक्टिफाई हो रहा है। इसका मतलब पूरी की पूरी साइकिल रेक्टिफाई हो रही है। सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, वही देखा है, लिखा है, देखो। When only half of the waveform of input AC signal is rectified, that is observed in output signal, then it is called as half wave rectifier. When complete waveform of input AC signal is converted to DC signal at output, then it is called as full wave rectifier. ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो ये पूरी सिस्टम कैसे होगी। सो हमारा ये एसी सप्लाई आएगा 230 वोल्ट, ये आरएमएस वैल्यू है, 50 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है। सो अगर हमें यहाँ पर जो लोड है उसके लिए वोल्टेज कम ज्यादा चाहिए होगा, तो वी विल यूज ट्रांसफॉर्मर। हमें पता है ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग। ठीक है, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होते हैं, वो वोल्टेज को कम ज्यादा करते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब ये है वोल्टेज को चेंज करना, रेक्टिफिकेशन। एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करना। नीचे देखो साइकिल दिखाई है, ये अल्टरनेटिंग साइकिल है। ट्रांसफार्मर सिर्फ स्टेप अप या स्टेप डाउन करेगा, एसी को एसी ही रखेगा। रेक्टिफायर जो है उसने देखो ये नेगेटिव वाला पार्ट गायब कर दिया है और सिर्फ पॉजिटिव वाला पार्ट आपको दिख रहा है। बट वोल्टेज मीन वैल्यू से लेकर मैक्सिमम वैल्यू से वहां से लेकर जीरो पर वापस आया, यहां से निगेटिव हुआ था फिर जीरो पर वापस आया। सो निगेटिव वाला पार्ट चला गया। निगेटिव वाला पार्ट मतलब डायरेक्शन चेंज होना बंद हो गया। सो ये यूनिडायरेक्शनल है, बट दिस इज फ्लक्चुएटिंग। जीरो टू मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू। सो इट इज फ्लक्चुएटिंग। इसे फिल्टर करना पड़ेगा, इसके लिए हम फिल्टर यूज करेंगे। सो देखो जैसे ही फिल्टर यूज हुआ, फिल्टर कैन बी अ कैपेसिटर, हम देखने वाले हैं। ठीक है, या इंडक्टर भी यूज हो सकता है, हम कैपेसिटर एज ए फिल्टर देखने वाले। सो ये फिल्टर ने क्या किया, ये जो जीरो के तरफ जा रहा था और मैक्सिमम जा रहा था, इसको फिल्टर करके एक वैल्यू लाई। बट स्टिल इसमें कुछ थोड़ा सा वेरिएशन रहता है। एंड ऐसा भी हो सकता है
कि यहाँ पर कुछ सडनली वोल्टेज बहुत ज्यादा हो गया, तो वो फ्लक्चुएशन, वो डिस्टरबेंस यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। वोल्टेज रेगुलेटर क्या करेगा? वोल्टेज रेगुलेटर वो फ्लक्चुएशन को यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, वो रेगुलेट करेगा। वो जो वैल्यू डिसाइडेड है उतना ही वोल्टेज आपको आउटपुट करके देगा। ठीक है। बहुत बार कुछ समय पहले जब हमारे यहाँ ये फ्लक्चुएशन ज्यादा होता था, हमारे घर में स्टेबिलाईजर होते थे, दोज आर नथिंग बट वोल्टेज रेगुलेटर। वो एक फिक्स वैल्यू पर हमारे डिवाइसेस को सप्लाई करते थे। इसके कारण फिर वो टीवी का उड़ जाना या फ्रिज का खराब होना, ये हम मैनेज करते थे। ठीक है। सो वोल्टेज रेगुलेटर, अब देखो यहाँ पर वेरिएशन बिल्कुल गायब। जो फिक्स वोल्टेज चाहिए वही वोल्टेज आपको आपके डिवाइस में, आपके लोड में मिलेगा। सो दिस इज कंप्लीट प्रोसेस। ठीक है। एसी में हम ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं, डायोड अभी अपन देखेंगे इसका यूज कैसे होगा, फिल्टर का भी यूज कैसे होगा ये देखेंगे। जीनर डायोड करके डायोड है जो हम वोल्टेज रेगुलेटर करके यूज करते हैं। ठीक है। दिस इज जस्ट ब्लॉक डायग्राम ऑफ ओवरऑल प्रोसेस। दिस पार्ट बी, ये ट्रांसफार्मर ने दिया, ये ए वाला पार्ट है। पार्ट बी इज रेक्टिफिकेशन, ये सिग्नल को फिल्टर करना, दिस इज सिग्नल को रेगुलेट करना। ओके सर, बहुत बढ़िया, ध्यान में आ गया। अब देखो, पीएन जंक्शन डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर, ये इनपुट सिग्नल है। हमें पता है एसी सिग्नल क्या होता है, तो एसी सिग्नल ये वो सिग्नल है जो 0 से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, ये पॉजिटिव साइड में है, फिर 0 पर आएगा, फिर ये निगेटिव साइड में आएगा। ठीक है। सो पोलैरिटी चेंज होती है, पोलैरिटी चेंज होती है तो करंट की डायरेक्शन चेंज होती है। ठीक है। सो ये निगेटिव वैल्यू पर चला गया, अब ये 0 हो गया, फिर से पॉजिटिव वैल्यू पर चला गया। सो इस प्रकार से एक कोई पॉइंट है तो उसका पोटेंशियल अगर हम देखेंगे तो पोटेंशियल 0 मैक्सिमम मिनिमम 0 मिनिमम 0 इस प्रकार से वेरी होता है विद टाइम। ठीक है। मतलब क्या? सो जैसे ये एसी सप्लाई है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर है, मैं ए पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ। सो अभी ए पॉइंट की कंडीशन अगर ये है तो ए पॉइंट का पोटेंशियल 0 रहेगा। आफ्टर सम टाइम ए पॉइंट का पोटेंशियल सपोज +10 हो जाएगा। सो दिस इज +10। इस वैल्यू को अपन कहेंगे +10। ए पॉइंट का पोटेंशियल +10 हो गया, फिर ए पॉइंट का पोटेंशियल फिर 0 हो गया, फिर ये -10 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे भी मैं मार्क कर देता हूँ, अभी आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। दिस इज +10। हाँ। सो देखो, ए पॉइंट का पोटेंशियल +10 से लेकर -10 हो रहा है। अब जब ए +10 रहेगा तब भी -10 रहेगा, क्योंकि जब एक पॉइंट का पोटेंशियल अगर मैक्सिमम है तो उसके अपोजिट वाला पॉइंट रहेगा दूसरा टर्मिनल जिसका मिनिमम रहेगा। नेक्स्ट साइकिल में या थोड़े समय के बाद ये -10 हो जाएगा, ये +10 हो जाएगा। सो शुरुआत में करंट ए टू बी थ्रू डायोड थ्रू रेजिस्टेंस क्लॉकवाइज जा रहा था, जब ये पॉजिटिव तब ये निगेटिव हो जाएगा, तब ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। सो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ एसी। एसी इस प्रकार से काम करता है। ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने यहां पर एक डायोड लाया। अब ये डायोड क्या करेगा, हमें पता है पीएन जंक्शन डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे हैं। देखो मैं यहाँ पर डायग्राम निकालता हूँ छोटी सी। ठीक है। अब ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन है जहां पर ये करंट मिली एम्पियर में रहता है, ये रिवर्स बायस कंडीशन है, यहाँ पर करंट माइक्रो एम्पियर में रहता है। हम सिर्फ ऐसा ही कहते हैं कि जब फॉरवर्ड बायस करंट रहेगा या फॉरवर्ड बायस कंडीशन रहेगी
तभी ये कंडक्ट करेगा। रिवर्स बायस पे करंट बहुत कम है, सो ये कंडक्ट नहीं करता है, इसके थ्रू करंट पास नहीं होगा। दिस इज ब्रेक डाउन रीजन। ठीक है, ओके सर, बढ़िया है। अब देखो अब क्या होने वाला है। कंसीडर ये रेड वाली कंडीशन जहां पर ए का पोटेंशियल ज्यादा है। सो ए का पोटेंशियल ज्यादा है तो दिस पी रीजन इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, दिस एन रीजन इज कनेक्टेड टू दिस माइनस वाली कंडीशन निगेटिव। सो हमारा डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन। सो इनपुट सिग्नल जब ये पॉजिटिव रहने वाला है ए, तब ये बी निगेटिव रहने वाला है। सो डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन। सो इसके कारण हमारा डायोड कंडक्ट करेगा। सो यहां से करंट फ्लो होगा, ये इस रेजिस्टेंस डिवाइस के थ्रू जाएगा। करंट फ्लो हो रहा है I इंटू आर, आपको यहाँ पर वोल्टेज ऑब्जर्व होगा। बहुत बढ़िया सर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब ये साइकिल, हाफ साइकिल इसने कंप्लीट कर ली, 0 टू +10 टू 0। अब ए का पोटेंशियल निगेटिव होने वाला है और बी का पॉजिटिव हो जाएगा। अब बी का पॉजिटिव, तो देखो ये रेजिस्टेंस के थ्रू this n part is connected to positive and this is p part is connected to negative। अब ये निगेटिव हुआ है ना, हाफ साइकिल, ये साइकिल होने के बाद a का पोटेंशियल निगेटिव है, b का पोटेंशियल पॉजिटिव रहेगा। सो a का निगेटिव, b का पॉजिटिव, दिस डायोड इज इन रिवर्स बायस कंडीशन। सो जब तक a निगेटिव है b पॉजिटिव है, जब तक a निगेटिव है b पॉजिटिव है, डायोड के थ्रू करंट फ्लो ही नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होगा तो I0 I इंटू आर, दैट इज 0 इंटू आर 0, आउटपुट वोल्टेज कुछ मिलेगा ही नहीं। जब तक A निगेटिव है, डायोड इज इन रिवर्स बायस कंडीशन, आपको करंट मिलने ही वाला नहीं है, आउटपुट पोटेंशियल कुछ भी मिलेगा नहीं। फिर से नेक्स्ट साइकिल में अब A पॉजिटिव है B निगेटिव है, A पॉजिटिव, P पार्ट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, N पार्ट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन अगेन। ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन है तो करंट फ्लो होगा, आपको फिर से आउटपुट सिग्नल दिखाई देगा। अब देखो, आउट ऑफ दिस कंप्लीट साइकिल ओनली हाफ पार्ट इज सीन इन आउटपुट सिग्नल, बाकी का हाफ पार्ट आउटपुट सिग्नल में है ही नहीं। एंड दैट्स व्हाई सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज हाफ वेव रेक्टिफायर। इतनी बात पक्के से ध्यान में रखनी है कि डायोड जब फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है तभी ये कंडक्ट करने वाला है, रिवर्स बायस कंडीशन में ये कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, रिवर्स बायस कंडीशन में ये कंडक्ट नहीं करेगा। हम हमारे लिए लिख लेते हैं यहाँ पर, दिस इज इन फॉरवर्ड बायस, अब यहाँ पर रहेगा ये रिवर्स बायस। इसलिए सिग्नल नहीं है, यहाँ पर सिग्नल है। और इस कंप्लीट साइकिल में से इनपुट वाली जो साइकिल है उसमें से ओनली हाफ पार्ट इज सीन इन आउटपुट, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज हाफ वेव रेक्टिफायर। सही है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। आगे जाएंगे, क्या कहा है, जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर है वैसा फुल वेव रेक्टिफायर है। डायग्राम में डिफरेंस आपको ध्यान में आ रहा है, हाफ वेव में सिर्फ एक डायोड था, यहाँ पर 2 डायोड है। ठीक है, इसे भी समझ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या कहा है, when complete waveform of input AC signal is converted to DC signal at output, then it is called as full wave rectifier। ये अरेंजमेंट है फुल वेव रेक्टिफायर की। दिस इज कॉल्ड एज सेंटर टैपिंग, सो दिस इज कॉल्ड एज सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। यहाँ पर 2 डायोड है। अब देखो, ये तो हमारा इनपुट वेव फॉर्म रहेगा, अल्टरनेटिंग करंट पॉजिटिव निगेटिव, इस प्रकार से अल्टरनेटिंग करंट का सिग्नल यहाँ पर मिलेगा। सो वही सिग्नल ए बी में ऑब्जर्व होगा। दिस इज ट्रांसफॉर्मर। अब यहाँ पर सिर्फ देखो क्या किया है कि ट्रांसफॉर्मर के जो 2 आउटपुट है ए और बी, ठीक है, ये दोनों एक डायोड के थ्रू D1 एंड D2 डायोड के थ्रू सेम पॉइंट P को कनेक्टेड है। ठीक है, और फिर इस ट्रांसफॉर्मर का सेंटर पॉइंट ये अर्थ किया है एंड इट इज कनेक्टेड टू
पॉइंट P थ्रू लोड रेजिस्टेंस या थ्रू डिवाइस, और यहां पर आउटपुट रहेगा हमारा, दिस इज लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, देखो फिर से एक बार, एसी सप्लाई, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर के जो कॉइल है उसके दो एंड ए और बी आर कनेक्टेड टू पॉइंट P थ्रू डायोड D1 एंड D2। ठीक है, और P को Q के साथ कनेक्ट किया है, फिर लोड रेजिस्टेंस के थ्रू पॉइंट R है, एंड R इज अर्थ एंड इट इज कनेक्टेड टू C विच इज एट सेंटर पॉइंट। अब देखो होगा क्या, जब हम A को पॉजिटिव कहेंगे तब ये दूसरा एंड B निगेटिव रहेगा। हाँ सर बिल्कुल सही है। सो A टू B ये हमारा पोटेंशियल पॉजिटिव से निगेटिव के तरफ जाएगा, और इसके बीच में हमने ये C पॉइंट जोड़ दिया है विच इज एट जीरो। अर्थ, अर्थ का पोटेंशियल हम जीरो लेते हैं। ठीक है, सो अब देखो व्हेन A इज पॉजिटिव B इज निगेटिव, पहला पार्ट, व्हेन A इज पॉजिटिव B इज निगेटिव, C का पोटेंशियल जीरो रहेगा, ऐसा हम कह रहे हैं। अब A पॉजिटिव है, A पॉजिटिव है, ठीक है, A पॉजिटिव है तो D1 इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, सो ये पॉजिटिव को है P Q और ये R इट इज अर्थ। सो यहाँ का पोटेंशियल कम है, यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा, D1 इज इन फॉरवर्ड बायस। A positive, P part is connected to positive, this other end is connected to negative, this is in forward bias. So अब A D1 P Q R C ऐसा करंट फ्लो होगा। अब देखो इस मोमेंट पर B ये निगेटिव है, सो डायोड D2 का P पार्ट इज कनेक्टेड टू निगेटिव और डायोड D2 का दूसरा पार्ट इज कनेक्टेड टू पॉइंट P। ठीक है, ये इस रेजिस्टेंस के थ्रू हमने कनेक्ट किया है। अब देखो यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा ही रहेगा, यहाँ का पोटेंशियल निगेटिव है, उसके कंपैरेटिवली यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा है। देखो ये सेंटर टैप किया है, अर्थ किया है, सो P पार्ट इज कनेक्टेड टू निगेटिव और ये दूसरा पार्ट अर्थ है, सो दिस डायोड इज इन रिवर्स बायस कंडीशन। कब? पहले हाफ साइकिल में, व्हेन A इज पॉजिटिव एंड B इज निगेटिव। सो अब D1 के थ्रू करंट फ्लो होगा और ये हमारे लोड रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगा और हमें आउटपुट ऑब्जर्व होगा। D1 ये कंडक्ट कर रहा है, यहाँ पर D2 कंडक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, D2 कंडक्ट नहीं कर रहा है, D2 ने कुछ भी नहीं बताया, D1 ने कंडक्ट किया। अब देखो दूसरे पार्ट में क्या होगा, इन सेकंड पार्ट A निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड मैं दिखा देता हूँ यहाँ डायग्राम में। सो इसने कंडक्ट किया, D1 ने हाफ वेव जैसा काम किया। ठीक है, D2 ने काम नहीं किया। अब देखो, अब नेक्स्ट हाफ में A निगेटिव हो जाएगा, B पॉजिटिव हो जाएगा, ये तो वैसे के वैसा ही अर्थ है। अब देखिए दिस निगेटिव इज कनेक्टेड टू P पार्ट ऑफ D1 और ये पॉइंट P Q के थ्रू R के थ्रू अर्थ है। सो D1 का P पार्ट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल एंड N पार्ट इज कनेक्टेड टू हायर पोटेंशियल कंपेयर टू दिस माइनस। इस निगेटिव के कंपेरेटिवली ये अर्थ है। ठीक है, सो मतलब D1 इज इन रिवर्स बायस, D1 रिवर्स बायस में है तो D1 कंडक्ट ही नहीं करेगा। कब? दूसरे साइकिल में। ये निगेटिव पार्ट जब है, जब A निगेटिव हो चुका है तो यहाँ पर D1 इज इन रिवर्स बायस, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। बट देखो इस पॉइंट पर B इज पॉजिटिव, सो D2 का P पार्ट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, दूसरा पार्ट N पार्ट इज कनेक्टेड टू अर्थ। सो यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ का कम है, D2 इन फॉरवर्ड बायस, D2 कंडक्ट करेगा। सो देखो जब D1 कंडक्ट कर रहा था तो भी करंट P2Q फ्लो हो रहा था, जब D2 कंडक्ट कर रहा है तभी भी करंट P2Q ही फ्लो हो रहा है। सो ये लोड रेजिस्टेंस जो है, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन PQR ऐसी ही है, करंट की डायरेक्शन सेम है, मतलब ये अभी डीसी सिग्नल मिल गया। और आप देखोगे अब आपको मिल रहा है
ये सेकंड पार्ट D2 ने आपको रिफ्लेक्ट किया। लोड रेजिस्टेंस के थ्रू करंट इसी प्रकार से रहने वाला है, ठीक है। और इसलिए ये पूरी की पूरी वेव, इसका शुरुआत का पार्ट ये D1 ने रेक्टिफाई किया, दूसरा पार्ट D2 ने रेक्टिफाई किया, पूरी की पूरी वेव आपको आउटपुट में रिफ्लेक्ट हो रही है। सेम साइकिल आगे कंटिन्यू रहेगी। D1 आधा पार्ट रेक्टिफाई करेगा, D2 बचा हुआ आधा पार्ट रेक्टिफाई करेगा, और इस प्रकार की पूरी वेव, एसी वाली वेव डीसी में कन्वर्ट हो रही है। एसी में करंट की डायरेक्शन चेंज होती है, डीसी में करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, वोल्टेज कम ज्यादा हो सकता है। 0, शायद से इसे हमने +10 कहा था, तो +10 अगेन 0, अगेन +10, अगेन 0। सो इस प्रकार से दिस वोल्टेज इज स्टिल फ्लक्चुएटिंग, ये फ्लक्चुएट हो रहा है पर यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। दिस इज योर फुल वेव रेक्टिफायर। ये जो हमारी वेव थी, इनपुट सिग्नल जो था हमारा, ये वेव फ्रंट, ये पूरा का पूरा वेव फ्रंट इसने कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। बट स्टिल इट इज फ्लक्चुएटिंग, ये वेरी हो रहा है, ठीक है। ध्यान में आ गया फुल वेव रेक्टिफायर? बहुत बढ़िया, आगे जाएंगे। क्या एडवांटेज है फुल वेव रेक्टिफायर के? तो बिल्कुल सही है सर, हाफ वेव में तो आधी साइकिल मिल रही थी, सो बचे हुए आधे साइकिल में आपको कुछ सप्लाई नहीं मिल रहा था, ठीक है। सो फुल वेव रेक्टिफायर दोनों साइकिल का रेक्टिफिकेशन करता है, अपर पार्ट और नेगेटिव पार्ट। इफिशियंसी इसकी ज्यादा है, इसकी एफिशिएंसी है 81.2%, ठीक है। वही हाफ वेव रेक्टिफायर की मैक्सिमम इफिशियंसी हो सकती है 40.6%। और रिपल रिपल क्या होता है हम देखने वाले हैं। तो फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल ये कम होता है, ठीक है। ये 3 एडवांटेजेस है। पूरे के पूरे साइकिल का रेक्टिफिकेशन होगा, इफिशियंसी ऑलमोस्ट डबल है, 40.6 है हाफ वेव रेक्टिफायर की, तो फुल वेव रेक्टिफायर की 81.2 है, और रिपल कम होता है। व्हाट इज रिपल? तो देखो, हमने देखा है आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ एसी कंपोनेंट अलोंग विद डीसी, इट इज कॉल्ड एज रिपल। देखो, हमने जो देखा कि टाइम के साथ जो हमारा आउटपुट वोल्टेज था, ये यूनिडायरेक्शनल तो था, बट उसमें वेरिएशन था। सर वेरिएशन मतलब क्या कह रहे हो आप? ये देखो, ये जो हमारा सिग्नल है ये वेरी हो रहा है ना कंटिन्यूअसली। सो इस प्रकार से ये वेरिंग है, ये थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है क्या? नहीं। सो दिस वेरिएशन, ये वेरिएशन है, भले ही यूनिडायरेक्शनल है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, बट ये वेरिएशन है, ऊपर नीचे वैल्यू हो रही है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज रिपल। रिपल फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ डीसी कंपोनेंट, दिस इज कॉल्ड एज रिपल फैक्टर। ये रिपल फैक्टर का फॉर्मूला है। आरएमएस रूट मीन स्क्वायर आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ डीसी कंपोनेंट। ये जो फ्लक्चुएशन है, ये वेरिएशन है मीन वैल्यू के आगे पीछे, दिस इज कॉल्ड एज रिपल। ये एवरेज पोटेंशियल रहेगा, ये डीसी है, यूनिडायरेक्शनल है, बट वेरिएशन है, इसे हम रिपल कहते हैं। ओके सर, बढ़िया है। अब देखो, इसे अवॉइड करने के लिए हम फिल्टर यूज करते हैं, और ये जो सर्किट दिख रहा है यहाँ पर हमने कैपेसिटर यूज किया है एज अ फिल्टर। क्या होता है फिल्टर सर्किट? तो देखो, द फिल्टर सर्किट इज अ सर्किट which removes the AC component, fluctuation or ripple from rectifier output। रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, बट स्टिल जो वेरिएशन रहेगा, जो फ्लक्चुएशन रहेगा, ठीक है, जो रिपल है, उसे रिमूव करने का काम ये फिल्टर सर्किट करेगा। और इसके कारण ये फ्लक्चुएशन, ये एसी कंपोनेंट गायब हो जाएगा, रिपल गायब हो जाएगा, तो ओनली डीसी कंपोनेंट रहेगा। अब कैसा है? तो देखो, रेक्टिफायर के आउटपुट तक की सिस्टम वैसे के वैसी है। ये एसी है, इनपुट है हमारा, यहाँ पर हमारा ट्रांसफार्मर था, यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर रहेगा तो 2 डायोड्स रहेंगे, एक्स वाई पॉइंट,
अब ये लोड रेजिस्टेंस है, इसके पहले हमने कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब होगा क्या, विदाउट कैपेसिटर हमारा जो आउटपुट था वो इस प्रकार से था, 0 टू मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू, इस प्रकार से था, ठीक है। सो देखो, अब ये x का पोटेंशियल शुरुआत में ज्यादा है, y का पोटेंशियल कम है, ठीक है। x पीक पर है, y नील पर रहेगा, ठीक है। अब ये x का पोटेंशियल कम ज्यादा होने वाला है, ये तो हमने अर्थ किया था, आपको पता है, ये कम ज्यादा होने वाला है। सो देखो, इसका पोटेंशियल जब ज्यादा, तो ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा और फिर कुछ करंट इस लोड रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होगा, ठीक है। अब जब x की वैल्यू पीक पर, शुरुआत में कैपेसिटर चार्ज हुआ, x की वैल्यू पीक पर चली गई, ठीक है। अब x का पोटेंशियल कम होगा, अब पोटेंशियल कम होगा तो करंट कम होने वाला है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगा। अब देखो, जब इसके बीच का पोटेंशियल कम होगा तो ये कैपेसिटर, जब पोटेंशियल ज्यादा था तब ये चार्ज हुआ था, ये डिस्चार्ज होगा, मतलब ये अपने से कुछ चार्ज देगा, ठीक है। अब ये चार्ज देगा तो इस चार्ज के कारण यहाँ का करंट उतना का उतना ही रहेगा, थोड़ा सा वेरिएशन रहेगा, बट चार्ज यहाँ से आ रहा है तो करंट उतना ही रहेगा, करंट का वेरिएशन ज्यादा नहीं रहेगा, और I इंटू आर आपको आउटपुट जो है वो उसी रेंज का मिलेगा, वहां पर इतना बड़ा फ्लक्चुएशन आपको दिखाई नहीं देगा। फिर से x का पोटेंशियल कम होकर ये कम हो रहा है, फिर से x का पोटेंशियल बढ़ रहा है, x का पोटेंशियल फिर से बढ़ेगा तो कैपेसिटर फिर से चार्ज होगा। सो देखो, कैपेसिटर फिर से चार्ज होगा, कैपेसिटर ने अपने पास चार्ज स्टोर करके रखा, और फिर क्या होगा, जब ये पोटेंशियल कम होगा तो कैपेसिटर अपने थ्रू चार्ज देगा, और यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा दैट विल बी बिकॉज ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। सो इस प्रकार से जो पोटेंशियल कम हो रहा था और करंट कम हो रहा था, वो उस समय ये कैपेसिटर अपने पास स्टोर्ड चार्ज सप्लाई करके ये वेरिएशन कम करता है। एज अ रिजल्ट आप जो करंट आउटपुट देख रहे हो उसमें का फ्लक्चुएशन बहुत लेवल तक कम हो गया। अब ये एक ऑलमोस्ट एक कांस्टेंट वैल्यू जैसा आउटपुट आपको मिलने वाला है, ठीक है। एक कांस्टेंट वैल्यू जैसा आउटपुट आपको यहाँ पर मिलेगा। So that's why this capacitor is called as filter. ये क्या करता है, ये जो वेरिएशन था बहुत बड़ा, उस वेरिएशन को इसने गायब किया और आपको एक रेंज का, एक लेवल का करंट आपको मिल रहा है, ठीक है। पीक वैल्यू से ये वैल्यू डेफिनेटली कम रहेगी, पीक से थोड़ी सी कम रहेगी, बट एक स्टेबल वैल्यू, एक स्टेबल आउटपुट आपको यहाँ पर मिलेगा। सो इस प्रकार से कैपेसिटर ये फिल्टर करके काम करेगा और ये जो वेरिएशन है इस वेरिएशन को मिनिमाइज करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर एसी में सडन चेंज हुआ तो वो वाला पार्ट हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, वो सडन चेंज वाला पार्ट हम वोल्टेज रेगुलेटर के थ्रू, जेनर डायोड के थ्रू मैनेज करते हैं। फिल्टर क्या करता है, 0 टू मैक्सिमम इसके जगह एक एवरेज आउटपुट देने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार से सिंगल डायोड कैन बी यूज्ड एज हाफ वेव रेक्टिफायर, दो डायोड का कॉम्बिनेशन कैन बी यूज्ड एज फुल वेव रेक्टिफायर, 4 डायोड का कॉम्बिनेशन भी फुल वेव रेक्टिफायर करके यूज होता है, वो अपने सिलेबस में नहीं है, उसकी डायग्राम इस प्रकार से रहेगी, ठीक है। यहाँ पर सेंटर टैप की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ये 4 डायोड का कॉम्बिनेशन ही आपको फुल वेव रेक्टिफायर करके काम करेगा, बट ये अपने सिलेबस में नहीं है, अपन इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। और इस प्रकार से फुल वेव रेक्टिफायर होने के बाद भी वोल्टेज जो है वो वेरिंग रहेगा, दो यूनिडायरेक्शनल है, डीसी तो है बट वेरिंग है, उसको मिनिमाइज करने के लिए हम फिल्टर यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम रुकते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर वाला जो पार्ट है जेनर डायोड का, वो इस साल अपने सिलेबस में नहीं है, सो हम जेनर डायोड के डिटेल में, जेनर डायोड कैसे काम करता है, ये सब पार्ट में ना जाते हुए हम नेक्स्ट क्लास में
हमारे बाकी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो है उनके पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ेंगे।